नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी। गोविंद सिंह डोटासरा जी वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डोटासरा जी 4 बार लगातार विधायक 2008 से, और अभी आप फिलहाल पीसीसी के चीफ हैं। पीसीसी के चीफ रहते हुए आप अपने इस पूरे कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पार्टी ने मौका दिया तो मुझे संगठन का काम करने का दायित्व मिला। मैं वैसे भी एनएसयूआई से 1980 में एनएसयूआई से जुड़ा था। कॉलेज जब मैं करता था, फर्स्ट ईयर में था। उसके बाद में मैं यूथ कांग्रेस में मैंने काम किया, जिला कांग्रेस कमेटी में काम किया, विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के रूप में एडवोकेट रहते हुए मैंने संगठन का काम किया। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जब पहली बार बना था तो वहाँ पर जिलाध्यक्ष का काम किया और फिर जिलाध्यक्ष रहा 7 साल तक। प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, विधानसभा में चीफ व्हिप रहा और अभी लगभग 6 साल हो जाएंगे मुझे जुलाई में। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में संगठन का कार्य कर रहा हूँ। तो मैं शुरू से संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और संगठन मुझे अच्छा भी लगता है। जब पार्टी ने मुझे मौका दिया तो स्पष्ट रूप से एक ही बात थी कि भाई आप मंत्री रहना चाहते हैं या संगठन का काम करना चाहते हैं। तो मैंने शहर से ये कहा था कि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, अगर मुझे संगठन का काम मिलता है तो मेरी प्रायोरिटी संगठन रहेगा, क्योंकि संगठन ही वो ऑर्गेनाइजेशन ही एक ऐसा होता है पार्टी का जो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाता है और पार्टी को सत्ता में लेकर के आता है और सबसे लोगों से, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव होता है। उनके लिए आप उनके बीच में रहते हो, उनकी भावनाएं को पहचानते हो और उसी के मुताबिक फिर आप उनकी अपेक्षाओं को पूरा करते हो। तो निश्चित रूप से संगठन मेरा विषय था, चॉइस थी और मुझे संगठन मिला और मैं काम कर रहा हूँ। तो डोटासरा जी, संगठन के अध्यक्ष के तौर पर आप काम करते हुए आपको कांग्रेस को मजबूत बनाने का जो आपका काम रहा है उसमें आपको अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या लगती है और उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या आपको लगी? देखिए, उपलब्धि तो ये है कि संगठन के अंदर जो कार्यकर्ता हमारे हैं वो मुझे प्यार करते हैं, मेरे से सीधा जुड़ाव है उनका। और जो मैंने नीचे से बूथ लेवल की बूथ की इकाइयाँ, ग्राम पंचायत इकाइयाँ, शहरों में नगर कांग्रेस कमेटियाँ, वार्ड इकाइयाँ, हमारे जिला कांग्रेस कमेटियाँ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ, प्रकोष्ठ, डिपार्टमेंट, इन सब की कार्यकारिणियाँ, ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर, लगभग 10 लाख तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी और डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और बूथ के लेवल के हमारे कार्यकर्ता हो गए, बाकी प्रकोष्ठ और डिपार्टमेंट अलग हो गए। तो मतलब तकरीबन मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 15 लाख कार्यकर्ता जो पदाधिकारी के रूप में मेरे साथ में जुड़ करके कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। और 3 साल, लगभग 3 साढ़े 3 साल सरकार के साथ में हमने संगठन का काम किया। तो सरकार की जो अच्छी योजनाएं थी उसको संगठन के माध्यम से नीचे के लेवल तक, जनता तक ले जाने का काम किया। फिर लोकसभा के चुनाव आ गए तो लोकसभा के चुनाव के और विधानसभा के चुनाव के बीच में हमने फिर 12-13 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर रंधावा साहब, मैं, जूली साहब, सब कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ हमने दौरे किए और उससे एक कार्यकर्ताओं में वापस ऊर्जा आई और उनको लगा कि निश्चित रूप से हमारी सरकार बननी चाहिए थी, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई हमारी कमी रही होगी, कार्यकर्ताओं के जोश में कोई कमी रही होगी। तो वो उन्होंने पूरे जोश के साथ में काम किया और फिर लोकसभा में आपने देखा इंडिया गठबंधन की 11 सीटें लेकर के हम आए। तो अच्छा लगता है और अच्छे तरीके से नीचे से हमने पूरा का पूरा संगठन को बिल्डअप किया है। आज की तारीख में मैं ये कहूँ तो संगठन का बीएलए, आप बताइए 56,000 बीएलए बनाना, और वो बीएलए ने एसआईआर में जो काम किया है, जो अमित शाह, मोदी जी का जो मॉडल चुनाव आयोग के साथ मिलकर के बिहार में उन्होंने सरकार लूट ली, महाराष्ट्र में सरकार लूट ली, आप बंगाल में देख रहे हैं किस तरीके के हालात बना रखे हैं, वो हमने राजस्थान में नहीं बनने दिए, क्योंकि हमारे साथ पूरा संगठन खड़ा था, कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और हमारे बीएलए। उन्होंने सबने जो हमने यहाँ से टास्क दिया उसको पूरा किया
और पूरी जो है वो ईमानदारी के साथ में हमने बूथ की लड़ाई लड़ी। सभी ईआरओ हों, चाहे हमारे यहाँ के इलेक्शन के जो कमिश्नर हों, उन सब से जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी हमने बात की। और मीडिया का भी हमें सहयोग मिला कि हमने जो बात रखी वो जनता तक गई, और उससे मैं समझता हूँ कहीं न कहीं 2 कदम पीछे बीजेपी का षड्यंत्र जो SIR के माध्यम से जो वोटों की लूट करना चाहता था वो थोड़ा कमज़ोर हुआ, और हमने सफल तरीके से SIR यहाँ कराई। और इस दौरान आपको एक सबसे बड़ी चुनौती क्या नजर आई? SIR में नहीं, संगठन में PCC चीफ के तौर पर काम करते हुए आपको चुनौती कांग्रेस पार्टी है वो लीडर बेस्ड पार्टी है। तो जो लीडर स्थापित हो गया, MLA बन गया, या MLA की टिकट भी मिल गई, 2 बार बन गया, या 2 बार MLA था फिर हार गया, MP बन गया, या जो भी लीडर विधानसभा या लोकसभा में लड़ लिया या लड़ करके चुनाव जीता हुआ है, वो एक ट्रेंड सा रहा है कि उनके कहने से संगठन बनता है। जब उनके कहने से संगठन बनता है, अगर वो सक्रिय रहते हैं तो वो संगठन चलता है, अगर वो सक्रिय नहीं रहते हैं तो वो संगठन कमजोर पड़ जाता है। तो हमने एक प्रयास किया सबको साथ लेकर के, उनसे सबसे आग्रह किया, बड़े नेता छोटे नेता, और मैं वो खुश नसीब व्यक्ति हूँ कि मुझे सबका सहयोग मिला, चाहे वो AICC में पदाधिकारी हैं, चाहे पूर्व CM हैं, चाहे सचिन पायलट जी हैं, चाहे CP जोशी जी हैं, चाहे भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं, चाहे जूली जी हैं, तमाम लोग, हरीश चौधरी जी हैं, चाहे धीरज गुजर जी हों, चाहे दिव्या जी हों, सबने जो हमने कहा कि संगठन का ये निर्माण हमको करना है, उन्होंने हमारा सहयोग किया। और उस सहयोग के कारण से आज आप देख सकते हो कि दिल्ली में AICC में जब भी हम कोई मीटिंग में जाते हैं तो कहते हैं कि राजस्थान का संगठन अच्छा है, और जो AICC से हमें टास्क मिलता है काम करने का संगठन का, वो ईमानदारी के साथ में सब मिलकर के अच्छा से अच्छा करते हैं। आजकल AICC ने हमारे एक पोर्टल कनेक्ट सेंटर बना रखा है, उसके ऊपर जो जो काम जो स्टेट संगठन का दिया जाता है या अपनी सोमोटो स्टेट यूनिट तय करके करती है, उनको वहाँ पर वो फीड करना होता है, उनकी फ़ोटोज़ जो आपका प्रिंट मीडिया में जो भी आया होगा और आया होगा, तो वो सारी चीज़ें जब जाती हैं तो वो राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 है। और वो नंबर 1 इसलिए है कि सब लोग मिलकर के हम काम कर रहे हैं, सब लोग इसको संगठन को महत्व देते हैं। तो मैं तो कुल मिलाकर के जो चुनौती है वो तो ये है कि उनको सबको समझाना, पटाना, उनका सहयोग लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ सबने आशीर्वाद दिया, बड़ों ने, युवाओं ने, साथियों ने साथ दिया। और कुछ मेरी शैली भी है, देखो मैं स्पष्ट कह देता हूँ, अगर मैं मेरा कितना भी नज़दीकी हो, कुछ भी हो, तो कहता हूँ भैया देखो संगठन का काम है तो करना पड़ेगा, संगठन से ही सत्ता बनती है, संगठन नहीं अगर कमज़ोर होगा तो सत्ता नहीं आएगी, तो सत्ता आएगी तो हम लोगों की सेवा कर पाएंगे निश्चित रूप से। तो ये मेरे साथ अच्छा भी है और थोड़ी परेशानी भी आती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका हल नहीं हो। ये अच्छी बात है हमारे राजस्थान कांग्रेस में। आपने सबके नाम लिए, लेकिन खास तौर से जो हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे थे, हमारी भी जिज्ञासा यही रहती है कि जो 2 दिग्गज हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट जी, इन दोनों के बीच में जो है उसको जो आप चुनौतियों किस तरीके से? ऐसा, मैं तो पार्टी का काम कर रहा हूँ, संगठन का, तो जो उनसे सबसे संबंधित होता है मैं सबसे बात कर लेता हूँ, वो मेरी मीटिंग में आ जाते हैं, उनका मार्गदर्शन जो भी रहता है वो रह जाता है। जो संगठन का निर्माण करना होता है सबसे पहले, ये आप अच्छी बात देखिए ना, अशोक गहलोत जी के विधानसभा में जो भी संगठन का काम दिया सबसे पहले हुआ, सचिन पायलट जी के टोंक में दिया या उनके विधानसभा में दिया, BLA वगैरह सबसे पहले बने। तो निश्चित रूप से इन सबके सहयोग से होता है, लेकिन तालमेल की बात, ये संगठन का काम कर रहा हूँ, सबसे बात करता हूँ, जुड़ाव रखता हूँ, उनको बताता हूँ, उनका जो भी कोई मार्गदर्शन आता है उसमें उस तरीके से हम ठीक भी कर लेते हैं। जैसे अशोक गहलोत जी का यह आया था कि साहब SIR में जो BLA कहीं चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए अपन कोई विकल्प नहीं, तो हमने उसका समाधान कर दिया। तो जो इनका अनुभव है उसका भी हम लोग लाभ लेते हैं। तो निश्चित रूप से जब आप ईमानदारी के साथ में पार्टी के लिए काम करते हो, अपनी ब्रांडिंग के लिए काम नहीं करते हो, तो मुझे लगता है कि सब उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, सब सहयोग भी करते हैं। अगर मैं मेरी ब्रांडिंग करने लग जाऊं तो किसी को तकलीफ हो सकती है, लेकिन मैं ऐसा न किया है, न करने का इरादा है, न मैं करता हूं, क्योंकि मैं शुरू से यही की बात है कि पार्टी है तो हम हैं,
जब राजनीति में हम लोग काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सबकी आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं सब होती होंगी, लेकिन भाई पार्टी है तभी तो मतलब आगे हम सब हैं, हमारा भविष्य तो पार्टी के पीछे है। और अगर हमने पार्टी को आगे नहीं रखा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को आगे रख दिया, तो मैं समझता हूं कि उसमें नुकसान होता है। वो मैंने हमेशा ध्यान रखा। बाकी मूल्यांकन तो मैंने क्या किया, कैसा कर रहा हूं, वो तो मूल्यांकन तो जनता और मेरी पार्टी करेगी। मैं अपने आप को तो नंबर कैसे दे सकता हूं कि भाई मैं ठीक नहीं कर रहा हूं या मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं। लेकिन मुझे जो लगा ना वो ये कि जब आप पार्टी के लिए काम कर रहे हो, व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे हो, किसी से बाइस्ड नहीं हो, किसी से अदरवाइज आपका किसी में इंटरेस्ट नहीं है, कोई जातिगत आप में कोई दुर्भावना नहीं है, तो सबको साथ लेके चलो तो सब साथ हो जाते हैं। ये कांग्रेस की खूबी है जी। अब चूंकि आप डोटासरा जी यहाँ पर पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप एक तरह से परिवार के सबसे बड़े सदस्य हो गए, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जिनके पास में है। ऐसे में जब अशोक गहलोत जी अभी डीडवाना में जाकर मानेसर प्रकरण को याद करके आते हैं, तो आपको लगता नहीं है अतीत के जख्मों को जब कुरेदा जाता है तो वर्तमान पे असर डालता है? तो मेरी समझ में अब हमको आगे बढ़ना चाहिए, अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, वो हमारे एक मारवाड़ी में कही है, बात है, कोई भी बात है किसी पे भी लागू होती है कि रात गई बात गई। तो आगे हम सब मिलकर के कर रहे हैं और आगे और मजबूती के साथ में सब मिलकर के करेंगे और आप देखेंगे कि 2028 में राजस्थान में 100% बहुत अच्छे बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2028 में राजस्थान से शुरुआत होगी, वो फिर 2029 में हम दिल्ली में भी मोदी को सत्ता से हटाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है, कार्यकर्ताओं की जो चर्चाएं आती हैं, उनका जो हौसला है, उससे मुझे ये बल मिला है और ये कहने की ताकत मिली है कि नहीं, अब बहुत हो गया, बहुत भ्रमित हो गए, बहुत झूठ झेल लिया, बहुत जो है वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग झेल लिया, बहुत घाव संविधान के कर दिए, लोकतंत्र को खत्म करने की ओर जा रहे हैं। तो अब हमको सबको, देश की आज़ादी के समय अगर हमारे महान नेताओं ने, लोगों ने, अगर स्वतंत्रता सेनानियों ने ये नहीं सोचा होता कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या बनूंगा, अगर ये सोचते तो शायद देश आज़ाद नहीं होता। तो उनसे भी प्रेरणा लेकर के हमारी पार्टी, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर कांग्रेस पार्टी का है, तो उनका जब इतिहास पढ़ते हैं, चर्चाएं हम करते हैं, संगोष्ठियां हम लोग करते हैं, तो चर्चा करते हैं, तो सबका भाव एक ही होता है कि भाई उस कांग्रेस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराया। और अब हमको दोबारा गुलाम नहीं हो, प्रजातंत्र खत्म नहीं हो, संविधान खत्म नहीं हो, आरक्षण खत्म नहीं हो, देश में तानाशाही नहीं हो, इन सब के लिए कांग्रेस पार्टी जरूरी है और भाजपा का अंत जरूरी है। आपने दिल्ली की बात की, 2029 में आपका दिल्ली का टारगेट है। तो आपके जो केंद्रीय नेतृत्व है राहुल गांधी जी, उनके नेतृत्व और कांग्रेस की जो राष्ट्रीय रणनीति है, जो पूरे देश के हिसाब से जो रणनीति बनाई जाती है, जिसको बात की जाती है, उसका राज्य की राजनीति पे भी आप कुछ असर देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, राहुल गांधी जी का मार्गदर्शन, खड़गे साहब का मार्गदर्शन, उनकी जो सोच, उन्होंने जो हमको दिशा निर्देश देते हैं, वो तो पूरा का पूरा उन्हीं से तो हमें लाभ मिल रहा है। आप बताइए, राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की, कोई कर सकता है इस जमाने में इतनी 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा, दोबारा दूसरी यात्रा? 85 साल के खड़गे साहब किस तरीके से अटैक करते हैं हर बात के ऊपर निडरता के साथ में। राहुल गांधी जी का वो स्लोगन कि डरो मत, है ना, संविधान को बचाना है, संविधान हमारी आत्मा है, हमारे देश की आत्मा है, गरीब की सुनो, लोगों की आवाज़ को दबाओ मत, कुचलो मत, ये जो चीज़ें हैं वो हमको इतनी इंस्पायर करती हैं कि हमें अपने आप ताजगी, इतनी ताजगी देता है वो उनके जो एक एक वाक्य, उनका जो स्पीच, उनका जो मार्गदर्शन, कि हम लोग उठ खड़े होते हैं। और आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जो सरकार है उसको हम लोगों ने नाकों चने चबा रखे हैं, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, चाहे बाहर सड़कों पे हो। हमारा एक भी जो है वो कार्यक्रम जो है वो सफल नहीं होता। ढंग से हम लोग इनको बताते हैं, जनता के सामने रखते हैं कि ये झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं और ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये देखा आपने महिला आरक्षण में क्या कर रहे थे, ये वही संविधान बदल रहे थे कि मनमर्जी का संविधान बदल के, मनमर्जी का डिलिमिटेशन करके और इस देश का भूगोल चेंज कर देते और मन मर्जी से जहां मर्जी होती, जिसको इसको यहां जिताना है, इसको ये करना है। पंचायती राज में आपने देखा होगा क्या तबाही मचाई है इन्होंने। मतलब एक पंचायत 1200 वोट की है, एक पंचायत 10,000 वोट की है, एक पंचायत समिति के सदस्य का
5,000 का वार्ड है, एक 13,000 का वार्ड है, एक जिला परिषद का 33,000 का 32,000 का वार्ड है, एक 90,000 का वार्ड है ना। एक ग्राम पंचायत पहले 2 किलोमीटर में दूसरा गांव था ग्राम पंचायत का, अब वो 9 किलोमीटर में चला गया। चुनाव 1.5 साल बाद में भी करा नहीं रहे, प्रशासक लगा रखे हैं, केंद्र फंड नहीं दे रहा है, स्टेट के पास में कुछ है नहीं, लोग प्रशासन लगा के ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार कर रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसका बराबर मुकाबला कर रहे हैं। आपने देखा होगा, चुनाव नहीं करवा रहे हैं, हमने इनको घेर रखा है, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो चाहे सड़क हो। ये तो हुई आपकी पार्टी की आपकी बात। अब चूंकि आप विपक्ष में हैं और एक मजबूत विपक्ष, एक सक्रिय विपक्ष ही लोकतंत्र का असली पहरेदार होता है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको 2.5 साल हो गए हैं, अब 2.5 साल से आप विपक्ष के तौर पर आप हैं। इस 2.5 साल में इस सरकार की क्या सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, क्या सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं आप? सबसे बड़ी उपलब्धि तो इनकी ये है कि जनता में से 8 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ के लगभग वोट हैं, उन्होंने एक ने भी वोट डालते वक्त ये सोच करके वोट नहीं दिया था कि माननीय भजनलाल शर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर इनका चेहरा सामने रख देते और उसके बाद में वोट देते, सत्ता बन जाती तो फिर कोई बात एक अलग होती। तो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है। और नाकामियां तो मैं कितनी गिनाऊं, क्या करूं, कोई निर्णय नहीं ले पाता है, भ्रष्टाचार चरम पे है, अपराध बढ़ रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं, युवा परेशान हैं, रोजाना एक राग गलपाते हैं, पेपर लीक हो गए, पेपर लीक हो गए। अरे भाई पेपर लीक हो गए, FIR दर्ज करो, पहले दर्ज भी हैं, आगे आप कर लो। कोई बेईमान निकलता है उसको जेल के सलाखों में डालो, लेकिन आगे तो बढ़ो। वो बेईमान वही बेईमान, मैं क्या कर रहा हूं मुझे ये सोचना पड़ेगा ना। मैं आपको ही बेईमान बताता रहूं, आपको ही बेईमान बताता रहूं, तो क्या मैं अपने लोगों के प्रति क्या मैं न्याय कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं ये भी तो बताना पड़ेगा ना। इस सरकार ने 2.5 साल में किया क्या, आप बताओ। स्वास्थ्य सेवाएं देखो, आप बेहाल है, दवाई मिल नहीं रही है, इलाज हो नहीं रहा है, प्राइवेट के अंदर कोई इलाज नहीं है, सारा का सारा खेल खत्म है। पानी का देखना, आप गर्मियों में आज तक कुछ चर्चा ही नहीं है। मुख्यमंत्री आप बताइए, अप्रैल है, 45 के लगभग डिग्री गर्मी आ गई, एक दिन भी मुख्यमंत्री के मुंह से सुना कि पानी की व्यवस्था क्या है, अधिकारियों के साथ में उन्होंने कोई चर्चा की है? नहीं। दिल्ली हाजिरी लगा लो, आ जाओ, मंदिर में हाजिरी लगा लो, आ जाओ, समीक्षा बैठक के नाम से देख लो कौन से विभाग में क्या क्या खेला हो रहा है, उस खेले में किसका क्या हिस्सा होना चाहिए, उस तरीके की बातें हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। ब्यूरोक्रेसी किसी जनप्रतिनिधि की मानने को ही तैयार नहीं है। कोई काम, कोई योजनाएं जो हमारी सरकार के समय जन कल्याणकारी थी, इनको लगता है 5 थी तो 5 तो चालू करो, उसको तो करो। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने खोला था, आप बताओ बंद कर रहे। टीचर नहीं दोगे, संसाधन नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेंगे? अब दिलावर साहब की जब बात आती है संसाधन दिए नहीं, अरे भाई चलो, हमसे जितना हुआ, जितना समय निकला हमने दिए। तब तो 7,35,000 बच्चे ही पढ़ रहे थे, 3737 स्कूल रन कर रही थी। आपने इस 2.5 साल के अंदर उसमें आगे क्या बढ़ोतरी की? 3,000 बंद करने वाले हैं। जब सरकार आ गई तो आपकी ड्यूटी बनती है कि इसको और कैसे मजबूत करके बच्चों को, गरीब के बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल प्राइवेट में नहीं जा सकते, उनको सरकार में मिले। ये हमारा, उनका सोच होना चाहिए। नहीं है, ट्रांसफर बाहिष्ट होकर के ट्रांसफर करते हैं, दूसरों पे आरोप लगा रहते हैं, बिना मतलब की बातें करते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। नामांकन, मैं जब शिक्षा मंत्री था 1 करोड़ का नामांकन था और आज 67 लाख 65 लाख। बीच में एक नियम बदल दिया कि 6 साल का पहली क्लास में प्रवेश लेगा, जबकि 5 साल के शर्त थी हमारे समय में, इन्होंने 6 की कर दी। नामांकन बिल्कुल उस साल का 0 हो गया पहली क्लास में, अब वापस उसको 5 में कर दी। वो एक लोट तो चला गया ना, 1 लोट तो चला गया, वो तो वंचित रहेगी। तो वो तो वंचित रह गए ना। कभी स्कूल किताबें बंद कर देते हैं, कभी कुछ बयान दे देते हैं। सवाल ये है कि शिक्षा सबसे जरूरी है, स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, पानी सबसे जरूरी है, इनके ऊपर कोई फोकस ही नहीं है साहब, काम ही नहीं हो रहा। हमारे समय में जो ठेकेदार काम कर रहे थे उनका पेमेंट नहीं है। जल जीवन मिशन, आप जल जीवन मिशन में बेईमानी है, उसको पकड़ो, कुछ भी करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है किसी भी योजना में। लेकिन जल जीवन मिशन में आप हम पे आरोप लगा रहे थे कि काम नहीं किया। आप बताओ ना, आपने काम कितना किया? 17,000 करोड़ का बजट था इस साल का, 1,700 करोड़ नहीं लगा।
एक के घर में पानी नहीं पहुंचा, वो नीली पाइपें यूं कर करके घर के सामने यूं खड़ी करके निकाल करके पैसे उठा लिए जो आए, उसके अलावा पानी तो किसी को मिला नहीं। आप जब तक पानी का जो सोर्स है उससे उस नल को नहीं जोड़ दोगे, घर में जब तक पानी नहीं आएगा उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एक नहीं, ये सब झूठी बातें, आंकड़े दे देते हैं, इतने घरों में पानी पहुंचा दिया। चलो बताओ साहब कितने गए, एक सोशल ऑडिट करा लो इंडिपेंडेंटली, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। मदन दिलावर जी का आपने नाम लिया है, तो मदन दिलावर जी का तो आपने तो व्यक्तिगत जो आरोप प्रत्यारोप का जो मामला है वो तो बहुत ज़्यादा है। तो बार बार ये कहते हैं कि आपको तो कि जेल जाने की बात करते हैं वो, तो तैयार बैठा हूँ। तो ये क्या राजनीतिक बयान है उनके, या कभी आपको लगता है कि जांच की आंच मेरी जिंदगी में मेरे ऊपर 107-16 का इस्तगासा नहीं, एक FIR नहीं, एक तरीके का कोई लांछन नहीं। ये तो पॉलिटिकल ड्रामा RSS के कहने से करते रहते हैं, RSS को खुश करने से, RSS के कारण से ये बने, वरना ऐसे व्यक्ति को कोई शिक्षा और पंचायती राज दे सकता है क्या? कोई भूल के भी मतलब लॉटरी भी नहीं निकल सकती, वो भी शर्मा जाए कि मुझे इसकी नहीं निकलनी। तो सवाल ये है कि RSS को खुश करने के लिए कि डोटासरा RSS का कट्टर विरोधी है उनकी विचारधारा का, इसलिए उसको जो है तुम गाली देते रहो, तो भगवान उनको बनाए रखे, वो गाली देते रहे, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों का भला करें, मेरा तो ये कहना है, अगर बच्चों का भला करें, अगर हम कोई अच्छा सुझाव दे रहे हैं प्रतिपक्ष के तौर के ऊपर, तो उनको मानना चाहिए। अब मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, यही मदन दिलावर जी प्रतिपक्ष में थे, हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन्होंने लेटर पैड पे हमको लिख के, मुझको लिख के दिया, और इनके विधानसभा क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली। अगर ये इतने ही इसके विरोधी हैं तो इनको नहीं खुलवानी चाहिए थी, इनको लिख के ही नहीं देना चाहिए था। तो मतलब हमने सब जगह खोली थी, हमने कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमने हर ब्लॉक में एक स्कूल की शुरुआत की, सीनियर तक का प्रिंसिपल उसमें लगाया। अब वो कह रहे हैं साहब बोर्ड टांग दिए, भवन नहीं बनाए, तो भवन तो 21,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, आप बना दो। आप 700, 800, 500 करोड़ रुपए लेकर के आए हो दिल्ली से, और वो भी लगेंगे नहीं, मैं आज कह रहा हूं, और हाईकोर्ट कह रहा है 21,000 करोड़ चाहिए तुम्हारी शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक। उन्होंने कोई सर्वे नहीं किया है, शिक्षा विभाग ने जो कहा कि हमें 21,000 करोड़ रुपए हो तब हम सरकारी शिक्षा को, इन बच्चों को बैठा करके इनको महफूज शिक्षा दे सकते हैं। तो आप बताओ फिर आपका विजन क्या है? आपकी डबल इंजन की सरकार है, रोजाना दुपट्टे भेंट करके आ रहे हो वहाँ पर, रोजाना भगवान की जो मूर्तियाँ आप भेंट करके आ रहे हो उनको राजी कर रहे हो, तो उनसे लेकर के तो आओ। 500-700 करोड़ रुपए से क्या होगा सर? कुछ भी नहीं होगा। झालावाड़ में जो हादसा हुआ था, 6-7 बच्चे मर गए थे, आज भी वहाँ भवन नहीं बना है, 1.5 साल के लगभग हो गए। आप देखो ना क्या हो गया। शिक्षा मंत्री वहाँ नहीं गया, मुख्यमंत्री वहाँ नहीं गया। एक सुरेंद्र मोगा ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गया था, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, वो आया उनके घर पे पुष्पांजलि करने के लिए और उनके परिवार को ढांढस बंधाने के लिए, हमारा मुख्यमंत्री नहीं गया। ये जो हालात है इस सरकार के। एक और चीज़ थी कि जैसे आपकी जो ईडी की छापेमारी भी आपके ऊपर की गई थी, और बार बार जो RAS और रीट के एग्ज़ाम्स में आपके कुछ रिलेटिव्स थे जिनके सिलेक्शन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। तो ये पर्सनल अटैक क्या इसलिए थे कि आप सरकार में थे, या? देखिए, निश्चित रूप से मैं पूरा स्ट्रांगली इनकी विचारधारा को कंडेम करता हूँ। मैं स्ट्रांगली RSS के खिलाफ, उन्होंने जो नफरत फैला रखी है इस देश में, प्रदेश में, उसके खिलाफ बोलता हूँ। वो जो पर्दे के पीछे बिना वोट लिए शासन करते हैं, कुशासन करते हैं, उनके खिलाफ बोलता हूँ। और जब मैं वोकल हूँ और ढंग से उनको ठोकता हूँ भाषा के अंदर, विचारों के अंदर, तो निश्चित रूप से ये होना ही है। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो मेरे यहाँ ईडी आएगी, लेकिन उस ईडी को क्या मिला, क्या मेरे पे केस चला, क्या हुआ, बताए जनता को कि मैंने कितनी बेईमानी की, वो बतानी चाहिए ना जनता को। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता सर। 2.5 साल चले गए, डबल इंजन की सरकार है, पेपर लीक का आरोप लगाया इन्होंने। पेपर लीक में क्या मैं मुलजिम हूँ? क्या मेरा परिवार, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई मित्र, कोई आज तक इन्होंने अपनी जांच से मुलजिम बनाया है? क्या RS के अंदर आपके यही नौकरी कर रहे हैं वो बच्चे, जो भी मेरा एक बच्चा लगा 2016 में बीजेपी के कार्यकाल में, मेरी पुत्र वधू जो बनी तो 2019 में संबंध हुआ, लेकिन वो भर्ती पहले हो गई थी जब हम जानते भी नहीं थे।
उन्होंने पहले डॉक्टर की जो MBBS किया और उसके बाद में तैयारी करके ORS बन गई। तो अगर किसी के बच्चे पढ़ करके ईमानदारी से अगर वो बनते हैं तो उसी को भी आपने आधार बना लिया, उसी को ही अपनी राजनीति आलोचना का जो है वो कर लिया और उसका परिणाम इन लोगों को मिल गया। आज भी अगर इनके पास में कुछ है तथ्य तो जनता के सामने रखने चाहिए। अगर जो बच्चे पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कर करके शिमला से आया, उसने IAS की तैयारी की 1 साल, उसके बाद में तुरंत RS का फार्म था, भर दिया, 2016 में वो सेलेक्ट हो गया। अब के साहब उसके इंटरव्यू में कितने आ गए, कोई कहे साहब इसका बेटा सुंदर कैसे हो गया, कोई कहे साहब इसके पुत्र वधू जो है वो अच्छी पढ़ी लिखी कैसे आ गई, अरे साहब इसके ये कैसे हो, ये कपड़े अच्छे क्यों पहनता है। तो ये कोई तर्क वितर्क है। अगर मेरी पुत्र वधू, जिसको मैं जानता नहीं था 2019 तक जब सिलेक्शन हुआ तब तक, अगर उसका भाई छोटा है, वो DU दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक्स में टॉपर रहा हो, अगर उसकी दूसरी बहन जो खुद उसके मेरी पुत्रवधू के साथ में डॉक्टरी करके फिर उसने एग्ज़ाम दिया हो, उसका पति डॉक्टर हो, उसके पिताजी जिला शिक्षा अधिकारी और CDO के पद से रहे हों, उनकी माँ टीचर हो, उनके दादाजी फौज में अफसर हों आज से 50, 60, 70 साल पहले, अगर वो शिक्षित परिवार है तो वो शिक्षा में आगे आएगा। अगर मेरे पिताजी टीचर थे, मुझे पढ़ाया, मेरी बहन 2nd ग्रेड की टीचर, मेरे बहनोई टीचर, मेरे एक बहनोई IIT के अंदर प्रोफेसर, मेरा एक भाई बड़ी नौकरी ऑल इंडिया में, मतलब अगर मेरी धर्मपत्नी टीचर थी, अगर मेरे बच्चे दोनों इंजीनियरिंग करके अपना काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो इसमें दूसरे को किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? क्या इनके घरों में किसी में सारे के सारे ठेले चला रहे हैं क्या? आप बताओ, ये कोई बातें होती हैं क्या? अगर आपके पास कोई तथ्य है तो जनता के सामने रखिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जनता को पता लग जाएगा। लेकिन केवल आरोप लगा करके अपनी सस्ती लोकप्रियता से सत्ता लूटना, ये बीजेपी और RSS की पुरानी आदत है। गोविंद डोटासरा न इनसे कभी घबराता है, न इनसे डरता है, और डट के कह रहा हूं, तुम्हारी जो मर्जी है जो जांच करा लो, जो मर्जी है जिस एजेंसी से करा लो, तुम्हारे पास तो डबल इंजन की सरकार है। अगर मैंने कोई गलत किया है तो जनता के सामने रखो, नहीं तो 2.25 साल बाद में मैं इनको पूछूंगा कि तुमने किसने क्या क्या बातें की थी और इसका क्या क्या उत्तर है, वो मैं अपने आप दूंगा। एक और है डोटासरा जी, आपके विधानसभा के अंदर जो आपका सरकार से टकराव है बहुत चर्चित रहता है, बहुत सामने खुल के नजर आता है। तो ये आपकी एक कोई स्वभाव भी है या कोई एक सोची समझी आपकी स्ट्रेटेजी होती है? नहीं, देखिए, मेरा स्वभाव इतना विनम्र है कि शायद विनम्रता भी शर्मा जाए। मैं मेरी आइडियोलॉजी के प्रति कमिटेड व्यक्ति हूँ। मैं निडरता के साथ में पूरी बात जो जनता की होती है वो रखता हूँ, चाहे वो मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो। जनता के मुद्दों को प्रतिपक्ष के तौर के ऊपर रखना हमारी ड्यूटी में है। गुड्डी गुड्डी खेलने के लिए नहीं आते हम। और अगर गुड्डी गुड्डी खेल लिया, फिर टाइम में रात को बात कर ली, नेताओं से, सरकार वालों से बात कर ली, आप चंद लाभ ले सकते हो लेकिन अपनी पार्टी को खत्म कर दोगे। मैं उन लोगों में से हूं और मैं तो उम्मीद करता हूं सबको ही ऐसा होना चाहिए कि अगर हमें प्रतिपक्ष का दायित्व मिला है तो हम प्रतिपक्ष के तौर के ऊपर जो जनता के मुद्दे हैं वो सरकार तक ले जाके सरकार को घेरने का काम करें। और हमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम उनसे मनवाएं कि ये जनता के लिए पानी की समस्या है, जनता के नौकरी की समस्या है, गरीब के इलाज की समस्या है, गरीब को पेंशन नहीं मिल रही है, ये सब चीजें तो उनके लिए बात करते हैं। मैंने आज तक कभी ये तो नहीं कहा मैंने माइनिंग लेनी है इसलिए आपने नहीं दी तो मैं आपके नाराज हूं। मैंने कभी नहीं कहा मुझे जमीन अलॉट करानी है इसलिए मुझे लाभ लेना है तब मैंने कोई बात की हो, या मैंने कोई गड़बड़ की हो और उस गड़बड़ के लिए मैंने कोई बात उठाई हो, वो तो नहीं है। जनता के मुद्दे हैं, जनता के लिए है, ये मेरे नेचर में है कि मैं ईमानदारी के साथ में मेरी पार्टी के लिए, मेरी जनता के लिए, जिस जनता ने आशा और अपेक्षा के साथ इतना बड़ा आशीर्वाद देके 4 बार अगर MLA बना दिया और उसके बाद में भी मैं अगर उनकी बात को, उनके हकों को, उनकी समस्याओं को अगर राजस्थान की विधानसभा में नहीं उठाऊं तो फिर मेरा इस राजस्थान की विधानसभा में आना ही धिक्कार है, मुझे नहीं आना चाहिए। डोटासरा जी, अभी आपने मेंशन भी किया इस बात को कि 4 बार के आप विधायक हैं, चीफ विप भी रहे हैं अपनी पार्टी के, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं।
इस बार की विधानसभा में आपको लग नहीं रहा कि भाषा को लेकर के थोड़ा सा स्तर कुछ गिरा है? नहीं, देखिए, असर से भाषा ऐसा है, भाषा का स्तर तो गिरना नहीं चाहिए। राजस्थान की विधानसभा में मैं जब भी बोला हूं, 4 बार का विधायक हूं, इस बार का ले लीजिए, पहले का ले लीजिए, मुझे एक लाइन उस राजस्थान की विधानसभा की प्रोसीडिंग में ये दिखा दीजिए कि गोविंद डोटासरा ने कुछ भी कोई गलत। ओवरऑल बात कर रहे हैं हम, आपकी बात नहीं कर रहे, देखिए, बाकी लोगों की। भाषा का सेम ठीक होना चाहिए, लेकिन कभी कभार आवेश में कोई बात आ जाती है, लेकिन मैं समझता हूं कि उस पर रियलाइज करना चाहिए आदमी को। और हमने भी कभी कोई बात ऐसी की हो तो हम भी रियलाइज करते हैं कि यार ये तो ठीक नहीं है। अगर कोई आवेश में आकर के कोई बात हो गई तो उसको फिर हम वापस उसको समाप्त भी करते हैं और दोबारा से उस बात का ध्यान भी रखता हूं। और मैं ही नहीं, हर व्यक्ति को ये रखना भी चाहिए। मैं मेरे ऊपर भी लेता हूं, दूसरों पे भी लेता हूं कि हमको भाषा तो विनम्र होनी चाहिए, संस्कार झलकते हैं भाषा से, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऑफ द रिकॉर्ड कभी कोई थोड़ी गुस्से में बात हो जाती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं मानता कि उसको बहुत अच्छी बात है, तो उससे हम लोग सबक लेते हैं और सबक लेकर के आगे भविष्य में ऐसा मौका जनता को ना दें कि वो हमारे भाषा के ऊपर, हमारे करैक्टर के ऊपर, कोई हमारे चाल चलन के ऊपर किसी तरह की कोई नाराजगी जताए या उनको अच्छा नहीं लगे, वो बात नहीं होनी चाहिए। ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए। सदन के बाहर चलते हैं। सदन के बाहर आपका जो एक गमछा डांस वाला स्टाइल और गमछा लहराने का जो तरीका है वो बहुत लोकप्रिय, बहुत वायरल है। तो वो भी क्या गोविंद सिंह डोटासरा जो हैं वो सहजता में स्वाभाविक तौर पर ऐसे हैं, या ये भी एक पीआर स्टंट है लोगों से कनेक्ट करने का? नहीं, कोई पीआर स्टंट नहीं है। न मैं कोई पीआर कंपनी की कोई बात करता हूँ, न मैंने कभी कोई हायर की है। वो मेरी फर्स्ट शुरुआत हुई जब मेरा नॉमिनेशन था, जिस दिन इस चौथी बार विधानसभा में लक्ष्मणगढ़ में, और 2 दिन पहले ईडी आई थी। तो वो जब कार्यकर्ताओं में जो जोश था, जुनून था कि यार हमारा नेता है, हमारी बात करता है, हमारे लिए 1800 करोड़ का 5 साल में विकास लेकर के आया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर के आया है, नेचर पार्क लेकर आया, कॉलेज लेकर के आया, इसको ये डबल इंजन की सरकार परेशान कर रही है, वहाँ दिल्ली की सरकार और इनके नहाय। तो उनमें जो जोश था, उस जोश को देख करके मैंने उसके जोश को और बढ़ाने के लिए वो एक बार मैं गाड़ी के ऊपर चढ़ करके मैंने तेजल सुपर डुपर तेजाजी महाराज जो हमारे आराध्य देव हैं, तो उनके लिए किया और फिर जनता को उसने लाइक किया। अब जनता को लाइक किया तो जो जनता लाइक करे भाई साहब वो काम आपको करना पड़ेगा। अगर जनता के जनप्रतिनिधि और जनता से आप आशीर्वाद लेते हैं चुनाव का, तो जनता क्या चाहती है वो काम करना पड़ेगा। जनता कहती है हमारे समस्याओं के मुद्दे उठाओ, हमारी समस्या का समाधान कराओ, हमारे सुख दुख में भागीदार बनो, हमारे लिए ईमानदारी से, विधानसभा है तो वहाँ पैरवी करो, बाहर है तो सड़कों पर लड़ाई है तो हमारे लिए लड़ो। तो मैं समझता हूँ कि वो एक पार्ट है उसका कि जनता लाइक कर रही है, तो मैं भी तेजाजी महाराज की उसमें प्रणाम कर देता हूँ, और क्या। लेकिन एक बात तो फिर भी आप मानेंगे कि गोविंद सिंह डोटासरा वायरल होना जानते हैं। आपके भी एक डुप्लीकेट जो है वायरल हुए थे और आपके साथ विधानसभा में आपने उनको बुलाया था। नहीं, देखिए, मैंने सोशल मीडिया से देखा था, फिर मेरे कुछ मित्र वो लाडनू चूरू डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने फ़ोन किया कि साहब वो आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मैंने कहा भाई आ जाओ, मैं तो विधानसभा चल रही है तो मैं यहाँ हूँ। वो आ गए तो हमने सहज भाव से गले मिलाया, उनको मिठाई खिलाई और थोड़ा तो कुछ मिल भी रहा था, तो उनको भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। और मीडिया के साथी थे, बोले आप क्या संज्ञा देंगे? मैंने कहा भाई मेरा धर्म का भाई है, तो अब अपन सब भाई हैं, तो उस तरीके से ठीक है। मतलब वो कोई विषय तो कोई ज़्यादा नहीं है, मिल सकता है किसी का भी, लेकिन जब कोई बात आई और कार्यकर्ता उसको लेके आए तो मेरा ड्यूटी बनती है मैं उसको सम्मान दूँ, इतनी सी बात थी। तो अपने स्टाइल और आपके कामों की वजह से आप राजस्थान में तो खूब लोकप्रिय हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे बाहर के चुनाव होते हैं तो स्टार प्रचारकों की सूची आती है, उस पर आपका नाम नहीं होता। नहीं, देखिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये चाहे बंगाल, चेन्नई वगैरह वगैरह, तो मैं जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते प्रदेश पूरे के अंदर संगठन का काम करने की मेरी जिम्मेदारी है,
तो मैं चला करके ही दिल्ली को नमस्कार करता हूँ कि साहब, मैं जब प्रदेश में मैं और जूली साहब यहाँ काम कर रहे हैं तो जो बाकी नेता हैं वो अच्छा काम वहाँ कर सकते हैं तो करें, तो अच्छी बात है। कोई ऐसा नहीं है कि यार आदमी का हर जगह स्टार प्रचारक में नाम हो जाए, और स्टार प्रचारक में होते हैं तो वो तो सब जाते हैं क्या, जो काम करने वाले लोग होते हैं जाते हैं। अब हरियाणा में था मेरा स्टार प्रचारक में, लेकिन मैं 4-5 दिन ही गया था। जहाँ कोई ज़रूरत होती है, कोई बात होती है, तो वैसे भी स्टार प्रचारक में नहीं है तो भी कोई बुलाते हैं तो चले ही जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये कोई विषय नहीं होता है, ये तो विषय उस टाइम पार्टी हाईकमान जो जिसको उपयुक्त समझती है वो वहाँ पर उसको जिम्मेदारी देती है और वो अपना काम करते हैं। तो आपकी जो तरीका है उसमें एक्शन और ह्यूमर दोनों दिखता है, तो ये क्या है, ये एक स्ट्रैटेजिक, ये भी स्ट्रैटेजी है? नहीं नहीं, देखो आदमी, मैं बाई नेचर जैसा हूँ वैसा हूँ। एक तो मैं सामने वाले से, विपक्ष सत्ता से कोई समझौता नहीं करता, मैं बाइस्ड भी नहीं रहता, बट मैं समझौता नहीं करता। एक ये जो लिखवा छिपी में मिलना करना, ऐसे फेस टाइम पे बात कर लो और बाहर दूसरी बात करो, अंदर दूसरी बात, ये मेरे नेचर में नहीं है। एक स्पष्ट बात कहता हूं मैं, आप देख लेना मेरे कार्यकर्ताओं में भी, आप लक्ष्मणगढ़ में जाकर के किसी से बात कर लो, होने वाला काम होगा, हो जाएगा भैया, मेरी जिम्मेदारी, आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं होगा भैया, ये काम नहीं हो सकता, आप परेशान मत हो। तो मेरे नेचर से सब जान गए। और अब भी जैसे मैं संगठन में काम कर रहा हूं तो किसी भी आप पदाधिकारी से, किसी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए कि नेचर क्या है, तो जो अपने नेचर जैसा होता है वैसा अंदर है, वैसा ही बाहर दिखना चाहिए। अब वो काम नहीं हो सकता कि बाहर से मैं कुछ दिखूं, अंदर से मैं कुछ करता रहूं, ये मेरे नेचर में नहीं। इसलिए स्पष्टवादिता जो है वो मेरे नेचर में है। जो कहना है मुंह पे कहना है, अच्छा है बुरा है वो फिर अगला मूल्यांकन करे, उसको ठीक लगा नहीं, लेकिन सही बात कह देनी चाहिए आदमी को, जिससे नहीं तो देखो झूठ अगर आप बात करोगे तो आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखना पड़ेगा तो कभी कभी भूल जाओगे, तो दूसरी जगह दूसरी बात करोगे, तीसरी जगह वही बात तीसरी बात आ जाएगी, तो आपके पकड़ में आ जाएगी कि साहब अरे रे 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 वो तो उस दिन तो ये कह रहे थे, आज ये कह रहे हैं। तो ऐसा काम ही क्यों करो, जो है उसको पुरोस दो। जनता लाइक करती है, अच्छी बात है, हम यहाँ बैठे हैं, पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी है, और जो चीज़ जनता को नहीं सुहाएगी वो हमें नहीं करनी चाहिए, और वो हम नहीं करते हैं। एक पर्सनल चॉइस की बात करेंगे अब। जो आपने कहा कि 2028 में राजस्थान में आप जीत रहे हैं, वापस से सरकार बना रहे हैं, तो क्या अपने आप को आप मुख्यमंत्री की दौड़ में देखते हैं? अरे नहीं, किसी को नहीं मानना चाहिए। ये ही चीज़ है जो पार्टी को आगे बढ़ने से रोकती है। किसी को भी अपने आप को प्रोजेक्ट करने का कोई हक अधिकार कोई कार्यकर्ता नहीं देती है, पार्टी नहीं देती है। पार्टी को तय करना है, कौन एमएलए का चुनाव लड़ेगा पार्टी तय करती है, जीतता है उसके बाद में पार्टी की एक प्रक्रिया है कि वो उनसे सलाह मशविरा करते हैं, फिर पार्टी हाईकमान अपना मंथन करता है, मनन करता है कि कौन किस तरीके से कहाँ किस पद के ऊपर किसको क्या काम देना है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा मैं शिक्षा मंत्री बन जाऊंगा, मेरे पिताजी टीचर थे, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा। और जिस दिन मैं शिक्षा मंत्री बना, मुझे पार्टी ने बनाया, तो मेरे आंखों में सुबह 6 बजे अखबार के साथ में आंखों में पानी था कि यार मेरे पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है, मैं शिक्षा में अगर कोई ठीक करूं तो मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि होगी। तो ये सोच करके मैंने 2.5 साल 3 साल जो मुझे मिला मैंने काम किया। सवाल ये है कि आप ये सोचो कि मैं ही लूं या मुझे ही मिलना चाहिए, तो वो तो स्वार्थ की पराकाष्ठा है, फिर तो काम नहीं जमेगा। काम तब जमेगा कि आप पार्टी के लिए काम करो, जो दायित्व पार्टी देती है वो काम आप ईमानदारी से करो, पार्टी अपने आप आपको जो आपका हक बनता है वो देगी। और यही हुआ मेरे साथ। मैं कौन सा, मैं तो एक मास्टर का बेटा, एक किसान परिवार से आया, मुझे पार्टी ने प्रधान बनाया, मुझे पार्टी ने एमएलए 4 बार बनाया, मुझे पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया, मुझे पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, मुझे चीफ भी बनाया, मीडिया कमेटी का पूरा चेयरपर्सन बनाया, आप बताइए, प्रदेश अध्यक्ष 6 साल से शिक्षा मंत्री बनाया। तो मतलब पार्टी ने मुझे कितना दिया आप बताओ। और अगर अभी भी मैं ये सोचूं कि मैं पार्टी के लिए तभी काम करूं जब मैं कुछ बनूं, तो मेरे से ज्यादा तो फिर तो मतलब स्वार्थी कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। और ऐसा स्वार्थ जो व्यक्ति कोई करता है वो खुद को भी नुकसान करता है और पार्टी को भी नुकसान करता है। मेरा तो ये मानना है वो काम हाईकमान का है, हमें जो जिम्मेदारी दे वो ईमानदारी से हम पार्टी के लिए उस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ में निभाएं, ये हमारा काम है, इतना सा काम है, इसके अलावा कुछ नहीं।
चलिए डोटासरा जी, हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि आप और बड़ी जिम्मेदारियों पर, बड़े पदों पर पहुंचे। न्यूज़ 18 के इस मंच पर आने के लिए, खास मुलाकात में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। तो ये थी खास मुलाकात। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।